हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम क्लास 12th फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी पॉइंट पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर, एक्सियल पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट लिया गया है या वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर अर्थात इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट लिए हैं तो उस पर वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालते थे, उसके बारे में हमने जाना था। अगर आप वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का फार्मूला अभी तक आप नहीं जानते हैं या फिर उसको डेरिवेशन करने का फार्मूला नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में इसका वीडियो मौजूद है, आप जाकर देख लीजिए। और अगर आप इन दोनों को देख चुके हैं तो आज का जो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है कि किसी भी पॉइंट पर वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी पॉइंट पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसके लेकर आज हमारा जो क्लास है उसको हम देखते हैं। तो बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पॉइंट। व्यापक बिंदु पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसका क्या फार्मूला होगा। एक ही फार्मूला होगा, आप चाहे जहाँ पर लगाना चाहेंगे, आप अक्षीय स्थिति पर लगाना चाहें, निरक्षीय स्थिति पर लगाना चाहेंगे, बीच के किसी बिंदु पर लगाना चाहते हैं तो बेझिझक उस फार्मूले को लगाइए और आंसर प्राप्त करिए। तो यूनिक फार्मूला, आज उसका डेरिवेशन सीखने वाले हैं, मज़ा आने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये मान लेते हैं पहले एक वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास है जिसका एक आवेश -q है, वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका एक आवेश -q है, दूसरा आवेश +q है। वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र O है, वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र O है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई हम मान लेते हैं 2L है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है और इसके इधर की भी लंबाई L ही होगी, ये लंबाई L हो गई। मान लेते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र है, केंद्र ओर से व्यापक बिंदु पर अभी तक जो वीडियो हुआ करता था उसमें हम या तो उसके अक्षीय स्थिति पर या उसके केंद्र से गुजरने वाले किसी लंबवत अक्ष पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। ये सूत्र सब जगह के लागू रहेगा, आप चाहे यहाँ पर मानिए, चाहे यहाँ पर मानिए, चाहे यहाँ पर मानिए, किसी भी पॉइंट पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना चाहते हैं तो आप उस फार्मूले को लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं, मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर P है व्यापक बिंदु पर, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट P, इसके वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से r डिस्टेंस पर है, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र के r डिस्टेंस से एक पॉइंट P है व्यापक बिंदु पर, जनरल पॉइंट पर, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये हमने मान लिया। मान लेते हैं कि यह वैद्युत द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बना रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको थीटा मालूम होना चाहिए कि जो आप जिस पॉइंट को माने हैं, जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र माने हैं, उसका केंद्र से कितनी दूरी पर है और साथ में थीटा कितनी है, ये आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए न्यूमेरिकल को हल करने के लिए। तो ठीक है, आगे चलते हैं। हम जानते हैं सबसे पहले कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। फार्मूला तो हम बताए हैं, P बराबर 2QL होता है, P बराबर 2QL होता है। एक सदिश राशि है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी दिशा भी इसके पीछे वाली क्लास में खूब डिस्कस करी गई थी। अगर आप ये वाला सूत्र नहीं जानते हैं और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, सूत्र क्या होता है, मात्रक और बीमा, तो ये भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसको देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P = 2QL जो है वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और उसकी दिशा हम बताए थे, उसकी दिशा हमेशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। अगर इसकी हम यहाँ पर दिशा को ड्रॉ करना चाहें, दिशा को यहाँ पर इसको ड्रॉ करना चाहें तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी
ये हमारे पी वेक्टर की दिशा हो जाएगी। ध्यान रहे पी वेक्टर ये नहीं है बल्कि पी वेक्टर ये है जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करता है। थोड़ा सा हम अक्षीय और निरक्षीय स्थिति की बात फिर से करते हैं ताकि बात आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट पे किया जा रहा है। तो अगर ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, एक प्लस माइनस क्यू है और एक जो है वो प्लस क्यू है। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। यह हमारे माइनस से प्लस ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। जिस दिशा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, अगर उसी दिशा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सेम डायरेक्शन में या उसके विपरीत डायरेक्शन में, मीन्स कहें तो 0 अंश के डायरेक्शन में या 180 अंश के डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो हमारी अक्षीय स्थिति होती है। और जिस एक्सिस में हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, अगर उसके लंबवत पॉइंट पर हम किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो हमारी निरक्षीय स्थिति होती है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति होती है। अगर यहाँ पर इसका केंद्र है, अगर हम इधर किसी पॉइंट पर इसके लंबवत पॉइंट पर अगर ज्ञात करेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस साइड में है, यह इससे 90 अंश का कोण बनाएगा। इसलिए ये जो पॉइंट अगर इस पॉइंट पर कहीं पर निकालेंगे तो यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के निरक्षीय स्थिति पर होगा। तो इस बात को एकदम ध्यान से समझिए कि अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के जिस अक्ष में हमारा है उसकी दिशा जिस अक्ष में है उसी अक्ष में निकालेंगे तो वह अक्षीय स्थिति होगी। और अगर वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत लंबवत अक्ष पे निकालेंगे तो उसको हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये मान लिया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है। वेक्टर विभाजन के अनुसार, सदिश वियोजन के अनुसार अगर हम चाहें तो यहाँ पर सदिश वियोजन कर सकते हैं। सदिश वियोजन के इसके पहले का हम रूल बताए हैं कि अगर हम यहाँ पर हमारा कोई वेक्टर ए है, इसका अगर हम विभाजन करना चाहते हैं, सदिश वियोजन करना चाहते हैं, तो ये अगर हमारा वेक्टर ए है और थीटा इसके साथ लगा है तो ये वाला घटक हो जाएगा मेरा ए कॉस थीटा और ये वाला घटक हो जाता है ए साइन थीटा। यहाँ पर मैटर करता है कि थीटा किसके साथ लगा हुआ है, जो जिसके साथ थीटा जिस अक्ष के साथ लगा रहेगा वो कास वाला घटक बनेगा और जिसके साथ थीटा नहीं लगा रहता है वो साइन वाला घटक बनता है। तो हम अगर इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाएं तो हमारा ये पी वेक्टर है, ये हमारा पी वेक्टर है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, थीटा हमारा इसके साथ लगा है। तो अगर हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहें, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर ज्ञात करना चाहें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वियोजन करना चाहें तो ये हमारा पी कॉस थीटा यहाँ पर आएगा और इसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है तो ये जो दिशा हो जाएगी हमारी वो पी साइन थीटा की दिशा हो जाएगी। ये हमने जान लिया कि ये पी कॉस थीटा की ये सदिश वियोजन हमने कर दिया। सदिश वियोजन में थीटा इसके साथ लगा हुआ है इस एक्सिस के साथ, तो ये हमारा पी कॉस थीटा हो जाएगा और इसके साथ ये पी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि क्या करेंगे। ये देखिए पी कॉस थीटा की जो दिशा है, पी कॉस थीटा की जो दिशा है, पी कॉस थीटा की जो दिशा है उसी अक्ष पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात भी करना चाहते हैं। तो जो अभी हम बताएं कि जिस अक्ष पे हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है अगर उसी अक्ष पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो निरक्षीय स्थिति है। तो हम कह सकते हैं कि पी कॉस थीटा ओपी के लिए, ये ओपी के लिए अक्षीय स्थिति के लिए होगा, अक्षीय स्थिति की तरह कार्य करेगा। जिस अक्ष पे पी कॉस थीटा की दिशा है उसी अक्ष पर यहाँ पर ओपी की भी दिशा है, तो हम अक्षीय स्थिति का फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे पी कॉस थीटा बिंदु पी कॉस थीटा बिंदु पी के लिए अक्षीय स्थिति पर है, अक्षीय स्थिति पर है। पी कॉस थीटा बिंदु पी के लिए अक्षीय स्थिति पर है। अगर पी कॉस थीटा, फिर से इस बात को समझें कि पी कॉस थीटा कैसे अक्षीय स्थिति पर हुआ। हमारा पी कॉस थीटा की दिशा यही है
और इसी अक्ष पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करना चाहते हैं, इसलिए ये हमारा अक्षीय स्थिति पर हुआ। अगर अक्षीय स्थिति पर हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा ई एक्सियल के लिए निकाल रहे हैं तो उसका हम लोग फार्मूला पढ़े हैं 1/4πε0 अक्षीय स्थिति का 2p/r³ होता है। यहाँ पर इसको हम P1 मान सकते हैं, यहाँ पर 2 है तो इसको हम P2 मान सकते हैं। तो ये अक्षीय स्थिति के निकाल रहे हैं, इस पर स्थित है इसलिए इसको हम P1 मान सकते हैं। तो मेरा आ जाएगा ई एक्सियल इक्वल टू 1/4πε0 और यहाँ पर आ जाएगा 2p1 की जगह पर हम लिख देते हैं p cos थीटा 2p cos थीटा अपान r³। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि यह जो p साइन थीटा है, ये p साइन थीटा जो घटक है ये बिंदु P के निरक्षीय स्थिति पर है। बिंदु P साइन थीटा का जो अक्ष है उसके ठीक लंबवत डायरेक्शन में बिंदु P ही है। तो हम ये जानते हैं कि अगर जिस स्थिति में हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसके लंबवत किसी पॉइंट पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो निरक्षीय स्थिति होता है। ये हमारे P साइन थीटा की दिशा है और उसके लंबवत बिंदु P है, इसलिए बिंदु P साइन थीटा के लिए निरक्षीय स्थिति पर है। तो उसका हम फार्मूला लगा सकते हैं। हम लिखेंगे कि P साइन थीटा के लिए बिंदु P निरक्षीय स्थिति पर है। P साइन थीटा के लिए बिंदु P निरक्षीय स्थिति पर है, इसलिए बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति के सूत्र से हमारा आ जाएगा। निरक्षीय स्थिति का सूत्र हम इसके पहले वाली वीडियो में निकाले थे और वह हमारा आया था ई इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए आया था 1/4πε0 और आया था P/r³। ध्यान दें भैया, यहाँ पर P के लिए ना बात करके हम P साइन थीटा की लिए बात करते हैं। यहाँ पर लिखा गया P साइन थीटा के लिए बिंदु P निरक्षीय स्थिति पर है, क्योंकि P साइन थीटा की दिशा ये है, उसके जस्ट लंबवत डायरेक्शन में हमारा बिंदु P है, इसलिए निरक्षीय स्थिति पर होगा। तो हम यहाँ पर P की जगह पर P2 रिप्लेस कर सकते हैं। ये आ जाएगा ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4πε0 और P की जगह पर हम रखेंगे P साइन थीटा अपान r³। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम आगे देखते हैं इनकी दिशा किधर होगी। ये देखिए EP जिस अक्ष पे हम निकाल रहे हैं उसी अक्ष में आया है। ये हमारा जो ई एक्सियल है तो ई एक्सियल की दिशा ये हो जाएगी और इसके ठीक लंबवत डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं इक्वेटोरियल, जो E2 की वैल्यू आ रही है इक्वेटोरियल की आ रही है, उसकी दिशा यहाँ पर हो जाएगी। अब आप समझेंगे कि ये कैसे हो रहा है, तो आप ध्यान दीजिए भैया कि जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट अक्ष पे निकाल रहे हैं, अगर अक्षीय स्थिति पर रहते हैं तो ठीक उसी पॉइंट पर हमारा वैद्युत क्षेत्र भी आता है। और हम अगले वाली वीडियो में देखेंगे तो निरक्षीय स्थिति पर जब निकालते हैं तो निरक्षीय स्थिति पर जब निकाला जाता है तो जिस अक्ष पर निकालते हैं ठीक उसके ही लंबवत डायरेक्शन में हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा आती है। तो उसी फार्मूले से अगर यहाँ पर ई एक्सियल की दिशा ई है, इक्वेटोरियल की दिशा ये है, तो हमको संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र चाहिए। तो संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र जो होगा इसका परिणामी होगा। मान लेते हैं इसका परिणामी यहाँ पर है, ये मान लेते हैं इसका परिणामी ई वेक्टर यहाँ पर है। तो ई वेक्टर को हम कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग जानते हैं कि अगर
कोई सदिश है और उसके दोनों घटक हमारे पास हैं, तो दोनों घटकों का वर्ग करके योग का वर्गमूल जो होता है उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सदिश है, यहाँ पर ये देखिए ये वाला हमारा ए वेक्टर है, तो ये वाला अगर थीटा इसके साथ होता है तो ये वाला बनता है ए कास थीटा और ये वाला बनता है ए साइन थीटा। ये जो दोनों जो एक्स घटक और वाई घटक हैं इनका वर्ग करके जोड़ के अंडर रूट निकाल देंगे तो एक ही वैल्यू आ जाती है। जैसे हम यहाँ पर इसकी निकालें तो ए बर इक्वल टू हो जाएगा, पहले इनका वर्ग कर देंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इनको हम लोग जोड़ दें, जोड़ के अंडर रूट निकाल दें तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए इक्वल टू आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर और ए इक्वल टू ए। तो इससे हमें पता चल रहा है कि किसी सदिश के अगर दोनों घटक हमें प्राप्त हैं तो सबसे पहले उन दोनों घटकों का वर्ग करके जोड़ दें, जोड़ने के बाद अंडर रूट निकाल देंगे तो उस सदिश का परिणामी हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, अगर सदिश का परिणामी हमको ई चाहिए तो हमारा काम ये है कि हम इनका वर्ग कर दें तो ई एक्सियल का वर्ग हो जाएगा, ई एक्सियल का वर्ग हो जाएगा प्लस ई इक्वेटोरियल का वर्ग हो जाएगा और इसका हम जोड़ के अंडर रूट निकाल दें। हमारे पास समीकरण से 1 से ई एक्सियल की वैल्यू पता है और समीकरण 2 से ई इक्वेटोरियल की वैल्यू पता है। दोनों वैद्युत क्षेत्र को हम वर्ग करके जोड़ते हैं तो ई इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपान आर क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हमारा आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा अपान आर क्यूब का, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, यहाँ पर p cos थीटा है, यहाँ पर p साइन थीटा है। तो जो जो कॉमन चीज़ें हो रही हैं उसको हम कॉमन कर लेते हैं, साथ में यहाँ से चीज़ें अंडर रूट में निकलेंगी तो यहाँ पर ये स्क्वायर में निकलेंगी, कॉमन होंगी। ये अंडर रूट लगा है इसलिए बाहर निकलने के बाद उनका स्क्वायर हट जाएगा तो हमें कॉमन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कॉमन हो जाएगा p अपान आर क्यूब। बचेगा क्या यहाँ पर? अब आपको अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो ये समझिए कि जो यहाँ पर जितनी वैल्यू कॉमन थी हमने इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर सीधे कॉमन किया, लेकिन अंडर रूट होने के कारण जब वो बाहर निकलेंगे तो उनका स्क्वायर हट जाएगा, केवल वही वाली वैल्यू बचेगी। जो अंदर चीज़ें बच रही हैं उनका स्क्वायर कर दें, जब इनका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में ये 2 है तो 4 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पर साइन बचेगा तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम अगर आगे सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब। इसको हम थोड़ा सा अगर तोड़ दें साइन स्क्वायर को, 4 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है 4 cos स्क्वायर थीटा और इसको तोड़ेंगे प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये मेरा आ जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब। यहाँ से निकल जाएगा तो आ जाएगा ये 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर निकलेगा तो आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1। ये हमारा फार्मूला आ गया निरक्षीय स्थिति का, ये हमारा फार्मूला है निरक्षीय स्थिति का। ये ऐसा फार्मूला है
कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी पॉइंट पर लगाया जाए, चाहे वह अक्षीय स्थिति का हो चाहे वह निरक्षीय स्थिति का हो, हम वहाँ पर लगा देंगे तो ऑटोमेटिक हमें आंसर मिल जाएगा। आपके विश्वास के लिए हम यहाँ पर चेक करके दिखाते हैं, आपके विश्वास के लिए हम यहाँ पर चेक करके दिखाते हैं। यहाँ से हमारे पास थोड़ा स्पेस है तो हम वहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करके दिखाते हैं किस प्रकार से हमारा फार्मूला बनेगा। ये जो अगर एक्सियल पॉइंट पर हैं, एक्सियल पॉइंट पे हैं अर्थात अक्षीय स्थिति पर हैं, अगर अक्षीय स्थिति पर रहेंगे तो पी वेक्टर की दिशा ये है और इसी पॉइंट पर हम निकालेंगे तो मेरा थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे, इसमें रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई एक्सियल के लिए आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए रखेंगे तो P/r³, P/r³, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4 थीटा बराबर 0 अंश यहाँ पर रखेंगे तो आएगा 3 cos 0 अंश और +1। cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, जब ये 1 हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा और 4 का √2 होता है तो आ जाएगा ई एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³, और √ में आया 3 + 1। इसको हम कर देंगे तो मेरा आ जाएगा ई एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आ गया P/r³ और 3 1 4 4 का √2। तो ये देखिए आपके एक्सियल पॉइंट का सूत्र आ गया था, जो पहले वाली वीडियो में अक्षीय स्थिति का सूत्र निकाला गया था वो निकल गया। आप सोचेंगे कि क्या निरक्षीय स्थिति वाला फार्मूला भी यहाँ पर सेटअप हो जाएगा, तो जो बिल्कुल यहाँ पर सेटअप हो जाएगा, इसको भी हम यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार से वो वाला फार्मूला आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब वो हम निरक्षीय स्थिति पर जाएंगे तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के लंबवत डायरेक्शन में निकालेंगे, उसके लंबवत डायरेक्शन के अक्ष पे जो आएगा उस पे अगर पॉइंट पे निकालते हैं तो निरक्षीय स्थिति होता है। निरक्षीय स्थिति के लिए हम कह सकते हैं कि ये थीटा बराबर जो होगा वह 90 डिग्री होता है। आप अगर समझिए कि थीटा बराबर 90 हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा बराबर 90 होता है, निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा बराबर 90 है। यहाँ पर रखेंगे तो E इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/r³ आएगा √3 cos स्क्वायर 90, 3 cos स्क्वायर 90, 3 cos स्क्वायर 90, और यहाँ पर आ जाएगा +1। 3 cos स्क्वायर 90, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 की वैल्यू 3 का गुणा हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल बचेगा 1। तो मेरा जो फाइनल में आ जाएगा वो आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरा 1 हो जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास P/r³। ये वाली जो अभी वैल्यू आई है वो वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति का सूत्र होता है कि अगर कोई बिंदु निरक्षीय स्थिति पर है तो निकाल सकते हैं। तो देखिए ये जो फार्मूला अभी हमारा निकल गया, थीटा के लिए यहाँ पर वेरिएबल थीटा है, आर भी वेरिएबल है, तो आप थीटा के साथ आर की वैल्यू कांस्टेंट हो लेकिन थीटा अगर बदल रही हो, अलग अलग पॉइंट पर हो, तब भी हम वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारा थीटा कांस्टेंट हो और आर की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही हो तब भी हम वैद्युत क्षेत्र को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसकी सहायता से, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसकी सहायता से वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी पॉइंट पर, वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी पॉइंट पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं और एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जा सकती है। साथ में अक्षीय स्थिति का फार्मूला, निरक्षीय स्थिति का फार्मूला, ये फार्मूला सबको भी संतुष्ट करता है। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा फार्मूला है, इसको कहीं पर लगाया जा सकता है। तो ये रही आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र के हम
निर्धारण कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र जान सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें और आप बताएं कि हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।